हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बिहार सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि आपका बिहार स्पेशल से जो है कि जीके और जीएस आता है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने इस वीडियो में सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को कवर किया है जो कि आपके किसी न किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे हुए हैं या उनके आने के चांस हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 की तैयारी कर रहे हैं तब भी यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीआरई 1 और टीआरई 2 जो हुआ है उसको हमने जो है कि देख करके उसके आधार पर हमने प्रश्नों को सेट किया है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न आपका है कि किस मुगलमान शासक के शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से स्थापित हुई? अकबर के शासनकाल में, ब्रिटिश राज के दौरान, जहांगीर के शासनकाल में कि शेरशाह सूरी के शासनकाल में? तो देखिए, बिहार की जो खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से साबित हुई वह जो है कि शेरशाह सूरी के शासनकाल में। जी हाँ दोस्तों, डी वाला ऑप्शन सही है। शेरशाह सूरी जो था वह बिहार का सबसे लोकप्रिय जो है कि राजा था, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? यहाँ पर यह दिया गया है कि जो लिच्छवी आपका वैशाली आपका गणतंत्र बना था, तो यह किसके जो है कि कौन किसने स्थापित किया था? मौर्यों ने, लिच्छवियों ने, गुप्तों ने कि नंद ने? तो इसका जो सही आंसर है वह है बी ऑप्शन। लिच्छवियों ने जो है कि वैशाली को पहला गणतंत्र जो है कि घोषित किया था। अगला प्रश्न आपका है कि बिंबिसार ने निम्नलिखित में से राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया? कौशल में, विदेह में, मद्र में कि वज्जी लिच्छवी में? तो देखिए, अगर हम बात करें तो जो आपका यह बिंबिसार था इसने आपका कौशल में विवाह किया था, मद्र में किया था, वज्जी लिच्छवी में भी किया था, लेकिन उसने विदेह में नहीं किया था। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि राजकुमारी चलन्ना कौन थी? वज्जी लिच्छवी राजकुमारी थी कि मद्र राजकुमारी थी कि कौशल राज की पुत्री थी कि इनमें से कोई नहीं? तो राजकुमारी जो चलन्ना थी यह वज्जी लिच्छवी राजकुमारी थी, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की? अजातशत्रु ने किया कि बिंबिसार ने किया कि उदयन ने किया कि इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, वैवाहिक नीति अपनाकर जो अपने राज्य की स्थिति मजबूत किया वह बिंबिसार ने किया था। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है कि अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी, उसने वह किला कहाँ पर बनवाया था? वैशाली में, राजगृह में, अंग में कि पाटलिपुत्र में? तो देखिए, जो अजातशत्रु ने किलाबंदी की थी वह आपका राजगृह में किया था, तो बी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र है, चंपा है, गिरिव्रज है कि वैशाली है? तो देखिए, अगर मगध की हम प्रथम राजधानी की बात करें तो वह बनी थी, वह आपका गिरिव्रज थी। जी हाँ दोस्तों, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। गिरिव्रज को जो है कि मगध की पहली राजधानी बनाया गया था। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो वह शासक कौन था? अजातशत्रु था, कनिष्क था, उदयन था कि कालाशोक था? तो देखिए, अगर सर्वप्रथम जो पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में बनाया था वह जो है उदयन ने बनाया था। जी हाँ दोस्तों, सी वाला ऑप्शन सही है। उदयन के द्वारा जो है कि पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में बनाया गया था। अगला प्रश्न आपका है कि उदयन के बाद मगध सम्राट पर किस राजवंश ने शासन स्थापित किया? नंद ने, मौर्य ने, शुंग ने कि शिशुनाग ने? तो देखिए, उदयन के बाद जो है कि मगध पर शिशुनाग वंश ने जो है कि वहाँ पर राज किया, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। डी वाला ऑप्शन सही है कि उदयन के बाद जो है कि यहाँ पर शिशुनाग वंश ने वहाँ पर राज किया था। तो अगला प्रश्न आपका है कि मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र है, इंडिका है, पुराण है कि ऋग्वेद है?
तो देखिए अगर हम मेगास्थनीज के पुस्तक की बात करें तो मेगास्थनीज की पुस्तक जो है वह इंडिका है। जी हाँ दोस्तों, इंडिका मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई है और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है कि इंडिका के लेखक कौन है, किसने जो है कि इंडिका को लिखा है। तो इसको आप जरूर याद करिएगा। और यह जो है कि ऑल इंडिया जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं, सभी में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? अशोक महान ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, कनिष्क ने। तो देखिए इनमें से जो सही आंसर है वह है चंद्रगुप्त मौर्य। जी हाँ दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम जो है कि पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? वैशाली था, उज्जैन था, तक्षशिला था कि नालंदा था? तो देखिए मौर्य काल में अगर हम सर्वाधिक शिक्षा के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र की बात करें तो वह आपका तक्षशिला था। जी हाँ दोस्तों, तक्षशिला में उस समय सबसे ज़्यादा शिक्षा दीक्षा की काम होती थी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था? 12, 14, 16 कि 20? तो देखिए कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था यह आपका 14 सूत्रों में विभाजित था। जी हाँ दोस्तों, 14 अधिकरणों में विभाजित था। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो फिलहाल यह 14वां प्रश्न आपका गलत है, तो इसको छोड़ते हैं। 15वें को देखते हैं। तो यहाँ पर यह दिया गया है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन है? तो कौन ऐसा है जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन है? वह भास है, अश्वघोष हैं, विशाख दत्त हैं कि शूद्रक हैं? तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन जो किए हैं वह विशाख दत्त ने किया है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की थी? सम्राट अशोक ने, बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने कि इनमें से कोई नहीं? तो मगध में जो मौर्य वंश की स्थापना की थी वह चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। जी हाँ दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है चाणक्य के मदद से जो नंद वंश का शासक था घनानंद, उसकी हत्या करके जो है कि मगध में अपना जो है कि मौर्य वंश की स्थापना किया था। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? महापद्म नंद था, चंद्रगुप्त मौर्य था, सुकल्प था कि घनानंद था? तो देखिए जो मगध का उस समय सिकंदर महान के समकालीन जो राजा था वह था घनानंद। जी हाँ दोस्तों, घनानंद वह राजा था जो कि मगध पर उस समय राजा था मगध का और नंद वंश का था, और इसी की हत्या करके जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह मौर्य वंश की स्थापना किया था। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासक किया? मौर्य वंश ने, कुषाण वंश ने, गुप्त वंश ने कि शुंग वंश ने? तो वह किया था आपका मौर्य वंश ने। जी हाँ दोस्तों, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि किस मगध सम्राट ने स्वयं को एकारट कहा था? एकराट कहा था बिम्बिसार ने, अजातशत्रु ने, अशोक ने कि महापद्म नंद ने? तो देखिए फ्रेंड्स, एकारट कहा था जो वह महापद्म नंद ने कहा था। जी हाँ दोस्तों, महापद्म नंद कौन था? नंद वंश का संस्थापक था और इसने ही जो है कि अपने आप को एकराट कहा था। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि अभिलेखों में से किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देव नाम प्रिय के रूप में उल्लेख किया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य का, हर्षवर्धन का, समुद्रगुप्त का कि अशोक का? तो इसका जो सही आंसर है वह डी वाला ऑप्शन है। अशोक को जो है कि देव नाम प्रिय के नाम से भी जाना जाता है और प्रियदर्शी के रूप में भी जाना जाता है। और अशोक जो था वह बौद्ध धर्म को मानने लगा था। जी हाँ दोस्तों, जब यह जो है कि सब कुछ छोड़ दिया था राजपाट तो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और अशोक के शासन काल में ही तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, कुमारगुप्त को, चंद्रगुप्त को कि इनमें से कोई नहीं? तो देखिए भारत का नेपोलियन की बात करें
तो वह कहा जाता है समुद्रगुप्त को। जी हाँ दोस्तों, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और यह समुद्रगुप्त जो था वह गुप्त वंश का शासक था। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, कुमारगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को कि चंद्रगुप्त प्रथम को? तो देखिए, ये जो आपके विक्रमादित्य कहा जाता है वह चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, सी वाला ऑप्शन सही है। जो नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को और जो आपका विक्रमादित्य कहा जाता है वह कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। और यह दोनों जो राजा थे आपके, यह गुप्त वंश के शासक थे, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? शक वंश का, शुंग वंश का, सातवाहन वंश का कि कुषाण वंश का? तो देखिए, मौर्य वंश के बाद जो मगध पर शासन स्थापित हुआ वह शुंग वंश का हुआ। जी हाँ दोस्तों, शुंग वंश का शासन स्थापित हुआ और मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वह बृहद्रथ था। तो इसको भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। अगला प्रश्न आपका है कि अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? वीएन मिश्रा ने पढ़ा था, प्रिंसेप ने पढ़ा कि एचडी साकलिया ने पढ़ा, इनमें से कोई नहीं? तो अशोक का जो ब्राह्मी अभिलेख था इसको पढ़ा था प्रिंसेप ने। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन आपका सही है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था वह है मस्की का लघु शिलालेख, भ्राभूक शिलालेख, रानी का स्तंभ शिलालेख कि रुमिनदेही अभिलेख? तो देखिए, जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था वो मस्की का अभिलेख है, तो ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? न जोती जाने वाली अनुपयोगी भूमि, जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि कि ब्राह्मणों के स्वामित्व वाली भूमि कि इनमें से कोई नहीं? तो अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि उसको कहते हैं जहाँ पर जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली जो भूमि होती है उसके ही को ही हम लोग जो है कि सीता भूमि कहते हैं। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर दिया गया है सेंड्रोकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? आर के मुखर्जी, विलियम जोन्स, डी आर भटनागर, बी ए स्मिथ ने? तो देखिए, सेंड्रोकोटस ने चंद्रगुप्त की पहचान जो है वह विलियम जोन्स ने की थी। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है दिव्यावादन में, अर्थशास्त्र में, इंडिका में कि अशोक के शिलालेख में? तो देखिए, जो पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है वह आपका इंडिका में किया गया है। जी हाँ दोस्तों, इंडिका में इसको किया गया है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। प्रशासन के लिए इंडिका जो है कि याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है पूर्णिया में, सहरसा में, दरभंगा में, मुजफ्फरपुर में कि पूर्वी चंपारण, नालंदा, गया, सासाराम में कि गया, नालंदा, बोध गया, सासाराम में कि गया, बोध गया, चंपारण, भागलपुर में? तो देखिए, जो भांगर मिट्टी मिलती है यह आपकी मिलती है पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में आपकी भांगर मिट्टी मिलती है, तो इसको आप क्रम याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना है? गंगा नदी पर, पुनपुन नदी पर, फाल्गु नदी पर कि सोन नदी पर? तो बिहार राज्य में जो सबसे लंबा पुल बना है वह सोन नदी पर बना है। जी हाँ दोस्तों, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सोन नदी पर सबसे लंबा पुल बिहार में बना है। तो फ्रेंड्स, यह कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। यह क्वेश्चन किसी न किसी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आपके भी एग्ज़ाम में आने के ज़्यादा चांसेस हैं। फ्रेंड्स, बिहार स्पेशल पर हमने 4-5 वीडियो बनाई हैं, तो अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर के देख लीजिए, क्योंकि उसमें भी जो क्वेश्चन हमने ले लिया है सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और फ्रेंड्स, आगे भी हम कुछ वीडियो अपलोड करेंगे बिहार स्पेशल को लेकर के, तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि उन वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी एक अच्छी तैयारी हो सके। तो चलिए, मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।